हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं संसद की भूमिका। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कि हमें संसद क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में यहाँ पे समझ रहे हैं। तो कुछ इसमें से थोड़ा बहुत बातें थी उसको हम लोग समझे हैं। देन आज यहाँ पे हम समझेंगे कि संसद की भूमिका क्या होती है, क्या इसका रोल होता है, ये सारी बातों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो ये कुछ 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं इसको आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संसद होती है। ठीक है, यानी जो इंडियन संसद है वो क्या है कि देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संसद है। ये जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ आप लोग अपनी नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं। ठीक है, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। और वो कौन कौन से 2 सदन हैं? एक है राज्यसभा और दूसरा है हमारा लोकसभा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। इसमें क्या बात की जा रही है कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है, यानी कि कुल सदस्य कितने चुने जाते हैं, तो उसमें होता है 245 होते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें से कुछ सीटें जो होती है 245 में से भी राज्यसभा के लिए 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, मनोनीत का मतलब है कि जिनका चुनाव नहीं होता है उनको क्या किया जाता है कि किसी वो साहित्य के क्षेत्र से हो गए या कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं या खेल से संबंधित हो गए, तो ऐसे सदस्यों को, जैसे अभी सचिन तेंदुलकर जी को रेखा देवी थी, उनको क्या किया गया, राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। ठीक है, वहाँ वो इलेक्टेड पर्सन नहीं है, मनोनीत पर्सन है। ठीक है, नॉमिनेट पर्सन है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, हालांकि जब हम लोग थोड़ा इसके और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा एक एक अलग अलग पूरा पढ़ेंगे कि कितने सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं, कितने क्या किए जाते हैं कि यानी चुने जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को के लिए नोट करने की जो ज़रूरत है, बस आप इतना ही नोट करिए जितना इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, ये कुल है। ठीक है, इसमें कोई डिवाइड करके नहीं दिया हुआ है कि कितने नॉमिनेट हैं या कितने इलेक्टेड पर्सन हैं। टोटल दिया हुआ है कि 245 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ वही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके आगे ऑप्शन दे देगा 245, 345 या 243। अब आपको वहाँ पे चूज करना है कि कितने होते हैं, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि नॉमिनेट मेंबर कितने होते हैं। तो खैर उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नोट करना है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 245 होती है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का ना तो वेतन मिलता है ना भत्ता मिलता है। बस ये एक पद है कि यदि राष्ट्रपति को किसी समस्या बस या कि इस्तीफा देना पड़ता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनका पदभार संभाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको उपराष्ट्रपति के पद का कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी वेतन भत्ता सुविधाएं मिलती हैं सब कुछ मिलता है उनको, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में सब कुछ मिलता है। ठीक है, और ये बात आपको यदि पता ना रही हो तो आप लोग अपने नोट्स में ये भी बात मेंशन कर लीजिएगा। और जो मैं बोला करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर बात जो बोलूँ कि आप नोट्स में नोट करो, वही नोट करो। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये बात नोट करने लायक है तो आप लोग बेशक अपनी नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा जानकारी होगी वो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी समझ के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपना तीसरा पॉइंट डालिए आप कि लोकसभा में कुल
545 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि स्पीकर होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, या कि स्पीकर बात करें, ठीक है, इनको ही स्पीकर कहा जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष या की अध्यक्षता कौन करते हैं, वहाँ के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना। मैंने एक बार और पूछा था आप ही लोगों से, तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा अभी वर्तमान समय में कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545 है। इसमें भी कुछ नॉमिनेट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 2 ही मेंबर ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसमें 2 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। बाकी जो 543 मेंबर की बात करें हम, तो वो क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये बातें आपको याद रखना है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा के मतलब सीटों की संख्या है 545 और राज्यसभा के सीटों की संख्या है कितनी है, 245 है, ठीक है। और अध्यक्षता कौन कौन करता है, तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और बात करें तो यहाँ मतलब कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा का सभापति यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति वही व्यक्ति होगा जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जैसे कि एम वेंकैया नायडू जी अभी वर्तमान समय के भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यानी वो लोकसभा के सभापति राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है उसके, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इससे भी घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। और हमको पढ़ने का मतलब ये है कि हमसे क्वेश्चन आने चाहिए, हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लें, अदरवाइज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इतना भी हमको जानकार नहीं बनना है कि या कि कोई साहित्यकार बनना है या कोई पॉलिटिक्स बनना है। बस हमको ये बनना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी उसका आंसर हमको आना चाहिए कि लोकसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति कौन होता है, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे वो हमको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे संसद की भूमिका के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया कि आज़ादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी। कौन कौन से सिद्धांत है आपको याद रखना है। पहला, निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। उसके बाद आता है हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय संसद में काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, और वो कौन कौन सी हैं ये बात हम देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। यानी कि राज्य विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वैसे ही चुनाव, जैसे हम देखें ना, अभी हम जो 7th क्लास पढ़े हैं पूरा, उसमें राज्य सरकार के बारे में ही दिया गया था सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखे थे कि विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वहाँ से एक एक पर्सन चुन के आते हैं। वो कैसे पूरा होता है, प्रत्येक 10 लाख में एक व्यक्ति चुना जाता है। तो वो सारी बातें हम लोग समझे थे। तो वो राज्य की विधानसभा थी, ठीक है। तो और यहाँ सेंटर की जो लोकसभा है, और दोनों में ही विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, यानी इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी यानी कैबिनेट तो लोकसभा की या बात करें तो सेंटर की तैयार होती है, सेंटर गवर्नमेंट की, उतनी ही कैबिनेट हमारे स्टेट की भी तैयार होती है, ठीक है। यदि शिक्षा मंत्री सेंटर पे हैं, यानी कि केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आपको पता है शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षा मंत्री अपने स्टेट के भी बनाए जाते हैं। ये बात आपको यदि पता ना हो, आप लोग पता कीजिएगा। शिक्षा मतलब पूरी की पूरी कैबिनेट ही तैयार की जाती है, क्योंकि हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि क्या है, राज्य जो है वो खुद के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो ले सकती है।
जो हम पढ़ते हैं समवर्ती सूची हो गया, केंद्र सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, इनके अंतर्गत कुछ कुछ मतलब अलग अलग करके सब्जेक्ट रखे गए हैं, ठीक है, विषय रखे गए हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने आएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आएंगे, केंद्र सूची के अंतर्गत कितने विषय आएंगे, और निर्णय लेने की यानी कि निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा इन विषयों पर, वो सारी बातें अलग अलग की गई हैं। और जब अलग अलग की गई हैं तो कैबिनेट बनना तो जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह पूरा प्रोसेस होता है, जैसे हम लोकसभा कहते हैं इसे विधानसभा राज्य की, उसे यदि हम निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, तो विधानसभा को भी हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद को भी उच्च सदन कहा जाता है। जैसे लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, विधानसभा को भी जनता का सदन कहा जाता है, यानी कि दोनों में ही कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बस आपको ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात समझाई जा रही है कि जैसे विधानसभाओं का चुनाव होता है वैसे ही लोकसभा का भी चुनाव होता है, यानी लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, चुन के जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, हर 5 वर्ष पर करवाए जाते हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या 41 पर दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया भी देखेंगे हम, दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे देश में कई सारे निर्वाचन क्षेत्र होंगे और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को भेजा जाता है संसद में। और निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यक्ति चुना जाता है वो एक व्यक्ति, कितनी जनसंख्या में एक व्यक्ति चुना जाता है, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक व्यक्ति चुना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आता है तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक व्यक्ति चुना जाता है, यानी वो 10 लाख लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में रहता है कि ये 10 लाख लोगों के द्वारा चुन के यहाँ पे आया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम आप सब चुनाव लड़ लेंगे, बिल्कुल लड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में कई सारी पार्टियां, इंडिया क्या जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे पार्टियां अपनी अपनी बनाए रहते हैं वो लोग। जैसे यहाँ पे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, भाजपा हो गई, और भी जो होती हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, बहुत सी पार्टियां हैं भारत में, और भी कुछ बन रही हैं अभी, ठीक है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि सीधे तौर पे बात करें तो यदि हमको चुनाव लड़ना है, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले किसी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं कि आप XYZ कोई भी हैं, आपने जाके वहाँ पे फॉर्म फिल किए, वहाँ पे आप चुनाव लड़ लिए, उसकी भी प्रोसेस होती है। उसमें भी आपको कुछ गवाही चाहिए होता है कि आपके पक्ष में कुछ लोग हैं कि हाँ ये मतलब सिग्नेचर लगते हैं। कुछ आपको वहाँ पे जमानत के तौर पे कुछ पैसा भी जमा करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो वो सब कुछ हमको करना पड़ता है, तब हमको जाके टिकट मिलती है। और सबसे पहले तो पार्टी की, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है, यानी सदस्यता लेना पड़ता है, चाहे आप बीजेपी की लो, चाहे कांग्रेस की लो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, जिस भी पार्टी से आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे लेना पड़ता है, तभी क्या होता है कि सीटें आवंटित की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, देखें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस दी गई है। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं जो अभी पढ़े हम लोग, कि मतलब कैसे कैसे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, अलग अलग वहाँ से लोग चुन के आते हैं। इसमें क्या है कि 8वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 1984। अब 8वीं लोकसभा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, यदि जिसको पता है तो बेहतर है, लेकिन जिसको नहीं पता तो उनके लिए थोड़ा ये माइंड को हैंग करने वाला है, ठीक है। 8वीं लोकसभा, क्या लोकसभा कई तरह की होती है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मतलब लोकसभाएं कई तरह की होती है या इंडिया में हमारे लोकसभा कई हैं, बिल्कुल नहीं है। 8वीं लोकसभा का मतलब है कि जब से ये लोकसभा का गठन हुआ, 8वीं बार इसका मतलब हर 5 साल पे बाद सरकार चेंज होती है, ठीक है, यानी कि हर 5 साल बाद एक लोकसभा गिनी जाती है। तो अभी आपको पता होना चाहिए, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है,
ठीक है, यानी 16वीं लोकसभा जो थी वो अभी चुनाव होने से पहले जो 2018-19 में हुए उसके पहले तक थी। उसके बाद अब हमारी क्या आ गई है, 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, हर 5 साल बाद एक लोकसभा गिनी जाती है। आपको ये याद रखना, हर साल बाद लोकसभा नहीं गिनी जाती। यहाँ पे कौन सी लोकसभा चल रही है, 8वीं लोकसभा का चुनाव हम लोग देख रहे हैं और हम अभी कहाँ हैं, 17वीं लोकसभा में जी रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बस यहाँ पे समझने के लिए है, आप अभी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित का मतलब जो इलेक्टेड पर्सन या इलेक्टेड जो सांसद हैं उनकी संख्या, एमएलए की संख्या। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल। ठीक है, जो अभी मैंने बताया ना पार्टी ज्वाइन करना पड़ता है, राजनीतिक दल जो होते हैं, तो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे पार्टियां बहुत सारी दी गई हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय दल में कौन कौन से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा, एक भाकपा है, बड़ी गजब गजब की पार्टी है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा 2, निर्वाचित सांसदों की संख्या है तो भारतीय जनता पार्टी से कितने हैं, 2 मेंबर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से हैं 2 मेंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं यानी कि बात करें मार्क्सवादी पार्टी से। ठीक है, यहाँ पे है 22, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट से हैं 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं 404। क्योंकि 404 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले कांग्रेस का ही गठन हुआ था। ठीक है, कोई पार्टियां नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। वो भी अपने जो भी ये क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे वो अपने एक संगठन के तौर पे करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये पार्टी बन जाती है सत्ता पे। फिर अब जब इतनी मेहनत करते हैं तो सबको लगता है कि अब थोड़ा एंजॉय भी कर लिया जाए। ठीक है, जीवन का आनंद ले लिया जाए। जबकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब पूर्ण रूप से रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो काम था वो पूरा हो चुका, यानी कि भारत आज़ाद हो चुका है हमारा, या बात करें तो संविधान भी बन चुका है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई काम नहीं, इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये सत्ता दल बन के रहे, एक राजनीतिक दल बन के रह गई। ठीक है, और इस टाइम पे कहे तो कहीं ना कहीं कुछ बुरी कंडीशन पे चल रही है। ठीक है, काफ़ी बुरी कंडीशन चल रही है, लेकिन उस टाइम पे बात करें, जिस टाइम पे गठन हुआ उसके 3-4 साल या की बात करें तो 7वीं 8वीं पंचवर्षीय 9वीं पंचवर्षीय तक काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। वहाँ ये सब भाजपा वाजपा कहीं टिकते उकते नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो, जहाँ बीजेपी का 2 है वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 404 है। ठीक है, जनता पार्टी 10 है, लोक दल 3 है। हमारे भारत का संविधान, एक बात तो आप लोग समझ लो कि हमारे भारत का संविधान कहा जाता है ना बहुत बड़ा विस्तृत संविधान है। तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, क्यों विस्तृत संविधान है। अब यहाँ पे आप देख लो, वजह एक ये भी है, एक तो है कि ठीक है लिखित संविधान है, बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, इसके कारण बृहद कह सकते हैं। लेकिन सबसे मेन रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल है यहाँ पे, राजनीतिक पार्टियां इतनी ज़्यादा हैं भारत के संविधान में कि गजब। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी राष्ट्रीय दल की बात कर रहे हैं, अभी क्षेत्रीय दल वगैरह भी आएंगे। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी राष्ट्रीय दल में 7 पार्टियां आ चुकी हैं। ठीक है, लोक दल 3 सीटें, उसके बाद है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल की बात करते हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रुमक 12, द्रविड़ मुनेन्द्र मतलब कि कंडगम द्रुमक 2, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2, इंडियन कांग्रेस 1, जम्मू एंड मतलब कश्मीर कॉन्फ्रेंस 3, केरल कांग्रेस 2, मुस्लिम लीग 2, और प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 1, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 3, तेलुगु देशम पार्टी 30, और निर्दलीय। निर्दलीय का मतलब जिसका कहीं पे सपोज आप चुनाव लड़ रहे हो और आपके इलाके में कोई आपका प्रतिद्वंदी ना हो, आप निर्दलीय। ठीक है, वहाँ पे कोई वोट वोट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे कोई विपक्ष में होगा तब तो चुना जाएगा ना, हमारे कोई विपक्ष में ही नहीं है, मतलब निर्दलीय है। उसके बाद कुल योग की बात करें तो
514 लोग होते हैं, ठीक है। यानी कि इतनी इतनी पार्टियों से लोग, कुछ क्षेत्रीय दल की पार्टियों से चुने जाते हैं, कुछ राष्ट्रीय दल की पार्टियों से चुने जाते हैं, और तब जाके क्या होता है कि इतने सारे लोग पूरे जो होते हैं वो हमारे संसद में आते हैं, ठीक है, संसद के मेंबर में आते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 13वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम, यानी 8वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखें, उसके बाद हम 13वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे 514 था उसका जो संख्या, याद रखना आपको, ठीक है। 500 को टोटल मिला के जो निर्वाचित सदस्य थे 514 होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना कुछ परिवर्तन होता है, हमेशा इनोवेशन होता रहता है, हमेशा नई नई खोजें निकलती रहती हैं, नए नए लोग आते रहते हैं, और समय की फेरी है, कभी तेरी कभी मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कांग्रेस का बोलबाला होता था, और आज देख ही रहे हो आप लोग। तो यही हर एक क्षेत्र में होता है, हमारे आप सबके जीवन में भी यही सब कुछ चलता रहता है। सो अब यहाँ पे 13वीं लोकसभा की बात करें, यानी 1999 में क्या होता है, 1999 में एक घटना होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या आप लोग बता सकते हो? प्लीज़ ट्राई करिएगा बताने की कि ऐसी कौन सी घटना थी जो 1999 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है वो, ठीक है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि 1999 में क्या हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बात करें भारतीय जनता पार्टी, यानी ये राष्ट्रीय दल है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है, ये जो मैं बोल रही हूँ फालतू का नहीं, आपको बता रही हूँ कि बस एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। कभी कभी ये राष्ट्रीय दल कौन से हैं, क्षेत्रीय दल कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कहीं पूछा भी नहीं जाता। तो डिस्कस डिबेट में हमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं और क्षेत्रीय दल की पार्टियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी यानी 182 सीटें, बहुजन समाज पार्टी, अब अभी मैं हम लोगों ने 8वीं जो लोकसभा थी वहाँ पे तो बहुजन समाज पार्टी दिखी नहीं, नई पार्टी का गठन होता है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी 14, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वही मार्क्सवादी वाली 33 होती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 114। ठीक ठाक है, ठीक है, यानी ठीक ठाक है कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये 182 पे चल रही है, ये 114 सीटें हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी 21, और अन्य जो हैं वो 5 है। क्षेत्रीय दल की बात करें तो ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक जो है वो 10 है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 8 है, बिजू जनता दल, अभी ये बिजू जनता दल नया है, ठीक है, 10 है, और द्रविड़ मुनेत्र कंडम कितना है, 12 है, इंडियन नेशनल लोक दल 5 है, राष्ट्रीय भारतीय मतलब कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 8 है, और पट्टाली मक्कल कांची 5 है, राष्ट्रीय जनता दल राजद 7 है, शिवसेना 15 है, शिवसेना आपको पता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की सरकार भी शिवसेना की है। उसके बाद हम बात करें समाजवादी पार्टी यानी कि 26 है, तेलुगु देशम पार्टी 29 है, और अन्य 23 है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल कितने हैं? 10 हैं, और निर्दलीय 6 हैं, यानी कुल योग 543, ठीक है। ये इतना सब कुछ, इतनी सारी पार्टियां बनी, और इनमें जो मेंबर हैं 543 है, और 2 महीने बता आपको नॉमिनेट किए जाते हैं। तो क्या हो गए, लोकसभा के 545 मेंबर पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझें यदि, तो इसमें क्या लिखा गया है कि इस तालिका में 1999 में हुई 13वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग का गठन करके सरकार बनानी पड़ी, ठीक है। यानी कि गठबंधन हम लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक, हाँ यहीं पे पढ़े हैं, तो इसको सॉल्व कर चुके हैं। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो होती है, बीजेपी होती है, वो 182 सीटों के साथ भी बहुजन अपना मतलब बहुमत नहीं साबित कर पाती है, उसको क्या करना पड़ता है, गठबंधन की सरकार फाइनली बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें यहाँ पे, तो राष्ट्रीय सरकार का मतलब चुनाव करना, ठीक है। इसमें क्या है कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, ये आप नोट करोगे, और नोट कैसे करना है, संसद के 3 अंग ऐसे लिखोगे आप, संसद, उसके बाद 3 अंग नहीं लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना, सीधे ऐसे लिखोगे राष्ट्रपति, और इतने तो आप समझदार होंगे ही कि बिना मतलब ऐसे लिखने, क्योंकि जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप लिखोगे इतना तो समझ ही सकते हो ना कि यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना रहे हो। इसमें क्या करना है, आपको संसद लिखना है, ठीक है, संसद लिखोगे, ऐसे करके आप यहाँ पे लिखोगे राष्ट्रपति, दैट मीन्स प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है राज्यसभा,
और यहाँ पे भी लिखना है लोकसभा, बस। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है, ताकि अब आप इतना लिखोगे कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे ना लिख के थोड़ा आपकी नोट्स भी बेहतर लगेगी और ऐसे में आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ 3 ही अंग है इसके। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, यानी कि इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद क्या होता है, सांसदों की एक सूची तैयार की जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है, सांसदों की उसके बाद सूची बनाई जाती है, उसके बाद पता चलता है कि मतलब किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। ठीक है, इतनी सारी जो राजनीतिक दल अभी हम पढ़े, उनमें से किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कोई भी निर्वाचित सांसद जो है वो अपना क्या बनाना, यानी राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है, राजनीतिक दल का मतलब जितने भी राष्ट्रीय दल और जो क्षेत्रीय दल थे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अपना क्या करना चाहते हैं, यदि बहुमत या सत्ता पे आना चाहते, सरकार बनाना चाहते हैं, तो निर्वाचन सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। ये बात आपको नोट करनी है, ये तो आप नोट कर चुके हो यहाँ तक। ठीक है, तो ये 543 निर्वाचित हो गए, 2 मनोनीत मेंबर हो गए। आपको ऐसे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ठीक है, सीधे सीधे लिखना है लोकसभा सदस्य, या लोकसभा सदस्य आप लिखे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, लोकसभा सदस्य लिख दो आप। ठीक है, लोकसभा सदस्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, 543 + 2 और 2 के आगे आपको लिख देना है कोष्टक में मनोनीत। बस आपको इतना हिंट है, काफ़ी है, आप समझ जाओगे। आपको पढ़ना कोई प्रदर्शनी में नहीं रखना। ठीक है, इतना आप समझ लोगे, आपको काफ़ी भरने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ बेहतर तरीके से लिखते हैं तो एक पेज में ही और एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हुआ। उसके बाद बहुमत के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बहुमत के लिए 272, कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी कि संसद में जो क्या होते हैं कि बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं, हमारे विपक्षी दल कहलाते हैं। और ये क्लास 7th में हम लोग विपक्षी दल का मतलब भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो कार्यपालिका का हेड अक्सर भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। ठीक है, अब अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। यदि नहीं आता तो भी आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पे क्या है कि जो भी कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। यानी कि कार्यपालिका कैसे लोगों का समूह होती है या कार्यपालिका क्या है, तो आप कार्यपालिका हेडिंग डाल के लिखोगे कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा, ठीक है, यानी 545 मेंबर के द्वारा। अब संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों का ही मिलाया जाएगा। ऐसे मैंने 545 सिर्फ लोकसभा के मेंबर की बात की है, यानी 245 + 545। ठीक है, इनके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाने के लिए या करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वो कार्यपालिका कहलाते हैं। ठीक है, जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। जब भी हम गवर्नमेंट का उपयोग करते हैं तो वही कार्यपालिका हमारे जहन में भी आती है। और भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, सत्ताधारी दल का, यानी कि जिस राजनीतिक दल का बहुमत ज़्यादा होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा।
भारत के प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। दैट मीन्स कि पीएम मोदी जी चुनाव में खड़े होके और वहाँ पे यदि ऐसा कह दिया जाए कि मोदी जी को क्या राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, या कि उनके विपक्ष में राहुल जी खड़े हो जा रहे हैं, इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, तो इम्पॉसिबल है। ये लोग क्या करते हैं कि किसी अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के सांसद चुन के आते हैं। उसके बाद जिस भी राजनीतिक दल का, अभी हमने समझा ना पूरी प्रोसेस, कि जिस भी राजनीतिक दल का क्या होता है, बहुमत होता है। हो सकता है कि किसी राज्य में कांग्रेस जीती हो, किसी में भी देख, लेकिन जब यहाँ आ रही है संसद पे, तो जिस राजनीतिक दल का ज़्यादा बहुमत होगा वो गठबंधन से बनाए या ऐसे ही प्राप्त करे, वही सत्ता पे आती है, ठीक है। वही प्रधानमंत्री फिर उनमें से चुने जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। जैसे मुख्यमंत्री के लिए हम लोग राज्य सरकार में पढ़े थे कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, उन्हीं विधायकों में से फिर चुना जाता है कि मुख्यमंत्री अब किसको बनाया जाए, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपने दल के मंत्रियों में, ठीक है, क्या करते हैं, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद ये सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं। वही जो सांसद अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुन के जाते हैं, अब अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी स्टेट, राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से चुन के जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रधानमंत्री क्या करता है कि मंत्रियों की मतलब मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी फिर कैबिनेट तैयार की जाती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अन्य मंत्रियों का जो चयन होता है वो कौन करते हैं, यानी कि इनका कि किसको किस मंत्रालय में देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अन्य मंत्रियों का जो मंत्री पद होता है उनके लिए सलाह देते हैं कौन, प्रधानमंत्री जी। उसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। फिर बात करें हम, हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जब कभी वो लोग बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो गठबंधन की सरकार बनाए, यानी कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से मिल गया। गठबंधन का मतलब यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी से मिल गया, खैर इम्पॉसिबल है ये तो, ठीक है। लेकिन मतलब कोई भी, जैसे बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से मिल गई, मेरे समझाने का मतलब है कि कोई एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से मिलकर सरकार बनाता है, क्योंकि जब वो दो मिल गए तो हो सकता है 10-5 जो कमती रही होंगी सीटें वो पूरी हो जाती हैं और वहाँ पे जो सरकार क्या आती है, मतलब उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, अपना जो भी उनका काम होता है वो सारा काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो क्या है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या था, राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सीधे तौर पे मनोनीत किए जाते हैं, और ऐसे ही मनोनीत किए जाते हैं विधानसभा और विधान परिषद में भी सदस्य, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना, सारी बातें आने वाली हैं।
पूरा जितना भी हमारे भारत का संविधान है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, बेहतर तरीके से समझेंगे भी कि ये हैं तो हैं क्यों, इनका काम क्यों है। दैट मीन्स उनको बारे में जितनी भी घड़ी होंगी, कहानियाँ जो भी होंगी, हड़प्पा की खुदाई से निकलने वाले सब कुछ, ठीक है। वो सारी बातें हम लोग ये एनसीईआरटी में अपने पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। लिखा क्या हुआ है कि केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये और ये, ठीक है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो बातें थोड़ा समझते हैं। इमारतें, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। अब एक का नाम क्या है, साउथ ब्लॉक है, दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 में मतलब 30 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, ठीक है, यानी कि बाईं ओर क्या है, साउथ ब्लॉक का चित्र है, और जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, ठीक है, दाईं ओर क्या है, नॉर्थ ब्लॉक है, और इसमें क्या कहा गया है, यहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। अब यहाँ से आपको एक बात की और जानकारी मिलती है कि साउथ ब्लॉक यानी कि बात करें प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ ऑफिस जो है, या की बात करें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर कहाँ पे हैं, तो वो कहाँ पे हैं, साउथ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक किधर है, बाएं साइड जो बना हुआ है ये है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्थ ब्लॉक हमारा है, यानी कि इधर साइड है, इसमें क्या होता है कि इसमें वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय स्थित होते हैं, और भी अन्य जो कार्यालय होते हैं या मंत्रालय होते हैं वो दिल्ली में विभिन्न इमारतें बनी हुई हैं और उनमें होते हैं, ठीक है। तो ये भी बातें हमको जानकारी में, मतलब हमारी जानकारी में होनी चाहिए, पूरा हम लोग अपडेट होना चाहिए क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश की राजनीति में, कहाँ इनका ऑफिस है, कहाँ से ये लोग वर्क करते हैं, कहाँ से कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ नहीं, ये यहाँ पे बैठ के हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, वो पता होनी चाहिए। उनकी पर्सनल लाइफ में तो वो क्या करते हैं, वो उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कितना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।